नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर 10-15 दिन सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसा जजमेंट या कोई ऐसा बयान ना आए जहां ये दिखाई दे कि भैया सरकार पे कोई सवाल उठाया गया है, हिंदुओं पे कोई सवाल उठाया गया है, किसी हिंदुओं की किसी रिचुअल के ऊपर सवाल उठाया गया है, कोई जुडिशियल एक्टिविज्म हुआ है, तो ये अंदर से ना एक विड्रॉल सिम्टम्स होने लगते हैं कि सब सही चल रहा है ना, ओके है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है कुछ। तो वही स्थिति हो गई है। लगभग पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट ने दो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं और दोनों विरोधाभासी निर्णय दिए हैं। एक निर्णय जहां उन्होंने संसद से पारित कानून को ही खारिज कर दिया कि भैया हम सरकार को नहीं मानेंगे, संसद को नहीं मानेंगे, हम दो लोग हैं, हमें सब आता है और हम तय करेंगे कि ये देश कैसे चलेगा, हम ये तय करेंगे कि सरकार कैसे चलेगी, सिस्टम कैसे काम करेगा, सिर्फ दो लोगों को पता है। और एक दूसरा निर्णय है जहां पर भी यही करने का प्रयास किया गया था, लेकिन वहां पर जिस तरीके से राष्ट्रपति महोदय के जो 14 सवाल हैं, उन्होंने जिस तरीके से उस तंत्र को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जिस तरीके से बांध दिया, उनकी मजबूरी हो गई उन्हें यह कहना कि साहब जो हमने कहा था ना, जो हमारा निर्णय था वो असंवैधानिक था, हमने ही असंवैधानिक निर्णय दिया था। अगर यहां पे राष्ट्रपति महोदय इन्वॉल्व ना होती तो इसकी भी हालत जहां तक है वही होती जो इस सरकार के साथ दूसरे निर्णय के अंदर हुई है। दोनों की बात करूंगा, पहले जो आज आया है और दूसरा जो कल आया है, जो कल आया था उसकी बात करेंगे। तो दोनों में समझिए कि किस तरह का अप्रोच सुप्रीम कोर्ट का रहा है। अभी कुछ दिन पहले हुआ क्या था कि जो तमिलनाडु सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट जाती है और सुप्रीम कोर्ट में जाके तमिलनाडु सरकार ये कहती है कि हमने लगभग 10 से ज्यादा ऐसे लेजिस्लेशन थे, कानून थे, हमने पारित किए विधानसभा से, हमने उसमें सिग्नेचर के लिए गवर्नर के पास भेजे, उनमें से कुछ के ऊपर सिग्नेचर हो गए और कुछ को गवर्नर लेकर बैठ गए हैं। तो हमारी आपसे ये दरख्वास्त है, सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त है कि भैया गवर्नर को डायरेक्ट करें या कुछ ऐसा रास्ता निकाले कि वो कानून पास हो जाए। तो दो जजेस की बेंच संविधान से ऊपर उठकर, क्योंकि संविधान में कहीं प्रावधान नहीं है, आप ये कह सकते थे केंद्र सरकार को कि भैया आप इस संविधान में संशोधन कीजिए, इसके लिए रास्ता निकालिए, ये तरीके हो सकते थे। ठीक है, आपको लगता है कि गवर्नर की अप्रोच गलत है कि वो बिलों को लेकर बैठ गया, तो आपकी जिम्मेदारी थी कि सरकार को निर्देशित करते कि संविधान में संशोधन करके उसके लिए रास्ता तैयार कीजिए। आप ही कह सकते थे ये टाइम बाउंड है कि 6 महीने साल भर के अंदर इसके लिए एक रास्ता निकाला जाए ना। आपने कहा हमें ही सब पता है, हम बताएंगे गवर्नर कैसे काम करेगा। तो उन्होंने कह दिया गवर्नर हो या राष्ट्रपति, टाइम बाउंड तरीके से उनके पास जो भी कानून आएगा उन्हें वो पास करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो वो डीम्ड एसेंट हो जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि उनकी हामी है। ये संविधान में कहीं नहीं है, कोर्ट ने कह दिया। उसके बाद जो राष्ट्रपति महोदय है उन्होंने 14 सवाल पूछे। दरअसल जब ऐसे कानून आते हैं पास होने के बाद, तो जो गवर्नर है उसके पास 4 ऑप्शन होते हैं। पहला, वो सिग्नेचर करके भेज सकता है कि ठीक है मान लिया कानून हो गया। दूसरा वो ये हो सकता है कि वो वापस कर दे कि भैया उसमें मुझे ये खामियां लगती हैं, संविधान के अनुरूप ये नहीं है। अगर वो वापस से पास होके आता है तो गवर्नर को फिर सिग्नेचर करना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन ये है कि वो उसे राष्ट्रपति के पास भेज सकता है आगे की कार्रवाई के लिए, और चौथा ऑप्शन ये है कि वो फिलहाल उसके ऊपर कोई निर्णय ना ले। बहुत सारे गवर्नर है जो करते हैं निर्णय नहीं लेते, देखिए वो अप्रोच भी गलत है, लेकिन क्या उस अप्रोच को ठीक करने के लिए आप संविधान संशोधन अब सुप्रीम कोर्ट से होंगे? वो संविधान संशोधन कानून लाकर पार्लियामेंट में हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकता। तो उसके ऊपर राष्ट्रपति महोदया 14 सवाल पूछ लेती है सुप्रीम कोर्ट से कि भैया ये 14 सवाल है, जो आपने कहा ना कि डीम्ड एसेंट होगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट निर्देशित कर रहा है राष्ट्रपति को। देश में दो महामहिम हैं, एक राष्ट्रपति एक राज्यपाल, और जो बी आर गवई जी हैं ना, उनके पिता खुद कई राज्यों के महामहिम रहे हैं, 5-5 6-6 बार के एमएलसी रहे हैं, सांसद रहे, मतलब एक अच्छी लेगेसी से आते हैं। तो उन्हें पता होना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल को सलाह देने के लिए हैं, उनको निर्देशित करने के लिए नहीं है। वो ये नहीं कह सकते कि आप ये करिए। अगर कहीं ऐसी सिचुएशन आती है तो संविधान में संशोधन होगा, तब बताया जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप आर्टिकल 142 143 का इस्तेमाल करके ये नहीं कह सकते आज मेरी मर्जी है आज ये होगा।
तो इसी को लेकर लगभग 14 सवाल राष्ट्रपति जी ने, जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है उसमें वो 14 सवाल पूछ लिए। अब जज साहब को लगा यार ये तो थोड़ा सा भारी पड़ गया। फिर 5 जजेस की एक बेंच बनाई जाती है उन 14 सवालों के ऊपर चर्चा करने के लिए और उन 14 सवालों का जवाब देने के लिए। और सवाल में प्रेसिडेंट ने पहले में सबसे शुरू में ही पूछ लिया कि जो प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन है, यानी कि जो उसकी इच्छा, मतलब एक तरीके से जो फैसला लेने की जो उसका डिस्क्रिशन है कि वो क्या चाहता है, क्या कर सकता है, क्या वो जस्टिकेबल है, क्या उसके ऊपर सवाल उठाए जा सकते हैं, क्या उसके ऊपर जो कोर्ट है उसमें केस चल सकता है क्या? क्योंकि राष्ट्रपति को बहुत सारी इम्यूनिटीज है, राष्ट्रपति का काम करने का तरीका अलग है। तो क्या राष्ट्रपति जो करती हैं, क्योंकि संविधान में लिखा है, ऐसा नहीं है कि द्रौपदी मुर्मू जी आई उन्होंने अपने लिए कुछ खास प्रोविजन रखे, या इनसे पहले वाले थे उन्होंने कुछ खास रखे, या 2014 के बाद आए हैं। ये जब संविधान 1950 में था तब से है। उसके बाद ये पूछ लिया कि क्या कोई टाइमलाइन सेट की जा सकती है क्या, जिसके लिए ये केस था। क्योंकि बहुत सारे जो अपोजिशन के राज्य हैं, केरला हो, तमिलनाडु हो, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, वो पहुंच गए थे अचानक से कि नहीं साहब ये कानून पास होने चाहिए, वो हड़बड़ाहट थी उनके अंदर। ऐसे लगभग 14 सवाल पूछे गए। उसके अलावा पूछा गया कि जो बिल है, एक बिल होता है, कानून बन जाता है। जब वो बिल है, क्या उस स्तर पर जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, क्या उस स्तर पर वो उसके ऊपर कोई चर्चा कर सकती है क्या? देखिए संविधान साफ कहता है जब कानून बन जाए तब उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बात कर सकती है। कानून जब तक नहीं बना, जब तक वो बिल है, तब तक उस पर, क्योंकि वो एनफोर्स नहीं हुआ ना, लागू नहीं हुआ। अभी तो विधानसभा में कागज के ऊपर लिखा हुआ एक प्रिंट है वो। जब तक वो विधानसभा या लोकसभा से पास नहीं हो गया, जब तक उस पर राष्ट्रपति या ये गवर्नर के सिग्नेचर नहीं हो गए, तब तक वो माननीय नहीं है। कुछ भी नहीं है, एक पेपर है जिसपे कुछ लिखा है। जब ये सिग्नेचर हो गए तब वो कानून बना। कहते हैं ना नोटिफिकेशन जारी हो गया। क्या बिल के स्टेज पे उस पर सवाल उठाए जा सकते हैं क्या? उसके अलावा जो डीम्ड एसेंट की बात की जा रही है कि अगर लेके बैठ गया राज्यपाल और 3 महीने में, पिछली वाली बेंच ने कहा, 2 वाली ने, कि 3 महीने में मान लिया जाएगा कि उसकी हां है, तो क्या डीम्ड एसेंट को आप मानते हो क्या? ऐसे करके लगभग 14 सवाल थे, एक लंबी फहरिस्त थी। मैं उसमें से महत्वपूर्ण 3-4 आपको बताए हैं। तो उसके बाद अब जब ये 5 जजेस की बेंच बैठी, तो एक तरफ से कपिल सिब्बल थे, अभिषेक मनु सिंघवी थे, गोपाल सुब्रमण्यम थे, के वेणुगोपाल थे, अरविंद दत्तार थे, मतलब एक बड़ी बैटरी ऑफ लॉयर्स। और सारे वो, कोई 1700 करोड़ कमा रहा है साल का, कोई 1000 करोड़ कमा रहा है। मतलब जिनको ये कहता है, जिनको ये कहा जाता है कि इनके बिना सुप्रीम कोर्ट नहीं चल सकती, सुप्रीम कोर्ट के आधे से ज्यादा केस जिनके पास जाते हो, जिनको सफलता की गारंटी माना जाता हो या नहीं, वो अलग बात है। और उनके सामने 2 लोग थे, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। और जबरदस्त बहस हुई, लगभग मई में ये सवाल पूछे गए थे, तब से ही कार्यक्रम चल रहा है। और गवई साहब को अब रिटायर होना है, आज सेकंड लास्ट डे था उनका वर्किंग का, कल लास्ट है, उसके बाद वर्किंग नहीं है, 24 को रिटायर होंगे, उस दिन फेयरवेल पार्टी और ये सब होता है। तो कुल मिलाकर गवई साहब के पास आज और कल का ही समय था। तो वही है ना, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मुझे भाई साहब लेगेसी छोड़नी है, उस चक्कर में एक केस का तो, मतलब एक कानून का तो उन्होंने बंटाधार कर ही दिया। इसमें भी वो चाहते थे कि मेरे रिटायरमेंट से पहले ये केस के ऊपर, मतलब इसके ऊपर जजमेंट आ जाए। अब उस 5 जजेस की जो बेंच है उसने साफ कहा कि जो 2 जजेस ने कहा था वो असंवैधानिक है। एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनकी सरकार हो, और राष्ट्रपति ने जो सवाल पूछे थे, एक बड़ी नैतिक जीत है यहां पर। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से हर चीज में पैर अड़ा देता है, हम ही तय करेंगे सब कुछ, उन्होंने तय कर लिया कि गवर्नर ने फैसला नहीं लिया तो भैया डीम्ड एसेंट है। कल को तो ये कहेंगे भैया दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, नरेंद्र मोदी ने हमला नहीं किया पाकिस्तान पर, 14 दिन हो गए थे, हम फैसला करते हैं कि अब पाकिस्तान पर हमला कर दो। मतलब सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा क्या सब कुछ? कि कोई चीज इतने एक समय से आगे हो गया तो भैया सुप्रीम कोर्ट तय कर लेगा कि अब ये कर लीजिए। उस तरीके से नहीं चलता है ना, संविधान जो लिखा है वो होगा। ना कोर्ट उससे ऊपर है, ना राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री, ना मैं, ना आप। उसके बाद जो कोर्ट है वो साफ कहती है कि जो प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन है वो जस्टिकेबल नहीं है, उस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते।
अगर बिल के स्टेज में कोई कानून है, तो मान ली कानून नहीं बना, वो बिल के फॉर्म में है अभी, तो उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। और जो सबसे महत्वपूर्ण जिस चीज के ऊपर पूरा का पूरा केस था, डीम्ड एसेंट, ये मान लिया जाए 3 महीने के अंदर अंदर अगर सिग्नेचर नहीं हुए हैं कि भैया ये कानून है, तो ये डीम्ड एसेंट नहीं माना जाएगा। राज्यपाल के पास जैसे पहले था यथावत रहेगा, लेकिन राज्य ये कहा गया कि लेकिन राज्यपाल को प्रयास करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी उसे पास करे। ये नहीं कि लेके बैठे हैं 1 साल 2 साल 3 साल, मतलब बहुत सा, ठीक है वो बात सही है, लेकिन उसके लिए संविधान में फिलहाल कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। आप ये कह सकते थे कि संविधान में संशोधन करके चीजें कीजिए, और बहुत सारी चीजें, लगभग 14 सवाल ऐसे हैं जिनके ऊपर बातचीत हुई है। लेकिन जो महत्वपूर्ण ये है कि जिस चीज के लिए गए थे, वो चीज 5 जजेस की बेंच ने साफ कह दिया कि जो 2 जजेस ने बैठ के तय किया था वो गलत था। और पहली बात, जो 2 जज की बेंच है वो किसी संवैधानिक मामले पर, संवैधानिक जो मामला है उसके ऊपर कोई जजमेंट नहीं दे सकती, क्योंकि उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच चाहिए जो 5 की हो, 7 की हो, 9, 11, 13, 15 ऐसी होनी चाहिए। पिछली बार भी, पिछली वीडियो में भी बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जरूरी है, और यहां आप संविधान के एक प्रावधान को ही बदल रहे हैं, वो 2 जज नहीं कर सकते। शायद जस्टिस पारदीवाला थे और दूसरे एक और कोई जज साहब थे, और इसमें भी जस्टिस गवाई थे। 5 जजेस में जो आने वाले चीफ जस्टिस है सूर्यकांत वो थे, विक्रमनाथ थे, नरसिम्हा थे, और एक और जज थे। 5 जजेस बैठे हुए थे। तो जो पूरा का पूरा विपक्ष खुश हो रहा था, अरे साहब बीजेपी के लगाए हुए जो ये गवर्नर है ना, अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब अब इन्हें बस रबर स्टैंप बना दिया है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, अब तो खुला खेल फर्रुखाबादी होगा, जैसा हम चाहेंगे, जो कानून चाहेंगे पास कर देंगे। उस पर चाहे वो मतलब संविधान की कसौटी पे अब गवर्नर को भी पूछने का सवाल नहीं है कि कोई ऐसा मान लीजिए कानून आता है, उस पर गवर्नर सवाल पूछ सकता है ना, भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनली सही है नहीं, मतलब वो ये मान लेते बस टूथलेस बना दिया। अभी मैं बहुत सारे ट्वीट पढ़ रहा हूं, तो उसमें कह रहे हैं देखो सुप्रीम कोर्ट तो मोदी के आगे झुक गई, ये हो गया वो हो गया, मतलब अपने हिस्से। और कल वही लोग खुश थे, कल वही लोग जलसा मना रहे थे, और आज किस तरीके से परेशान है ये समझिए। और कल क्या किया था सुप्रीम कोर्ट ने, जब मैंने पिछला वीडियो बनाया कि किस तरीके से जो ट्राइब्यूनल्स का रिफॉर्म एक्ट आया है 2021 का, सरकार उसमें संशोधन कर रही है कि किस तरीके से एज, जो एज है वो बढ़ाई गई है, टेन्योर का एक टेन्योर जो 5 साल का था 4 साल किया गया, इसे अलग अलग तरीके से उसमें कुछ चेंजेस किए गए। उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट का जो एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविज्म है, यहां पर भी एक्टिविज्म ही था जुडिशियल, वो तो राष्ट्रपति महोदय ने 14 सवाल पूछ लिए तो फंस गए, वो मछली है ना, कांटा फंस गया गले के अंदर, अब ना सटका जा रहा था ना उगलता जा रहा था, तो बच गए, वो रास्ते से निकल गए। लेकिन सरकार क्या है, अब मोदी जी क्या है, गुड बॉय बन के बैठे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय को संसद में जाकर कुछ नहीं करते, वो तो एनजीएसी लाए, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एडवर्स जजमेंट दिया, वो तो उसको नहीं ला रहे दोबारा, क्योंकि सरकार कहीं पर भी ये नहीं जताना चाह रही, ये नहीं दिखाना चाह रही कि भैया हम और सुप्रीम कोर्ट कहीं आमने सामने खड़े हैं। पहले ही कि भैया ये तो कम्युनल हैं, ये तो वोट के लिए आतंकी हमला करा देते हैं, और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। देखिए सरकार को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रहता है कि चीजों को संभल कर चला जाए, तो सरकार नहीं चाहती कि सबसे तो झगड़ा ले लिया एक सुप्रीम कोर्ट और डायरेक्ट उसके साथ टसल हो जाए, वो स्थिति भी ना हो, बैलेंस बनाकर चले। वो तो गुड बॉय बनने का प्रयास है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हो या जो भी अलग अलग जगह से जो आ रहा है, वो उस चीज का फायदा उठा रहे हैं। कल ही क्या हुआ, उन्होंने क्या किया कि जो ये बदलाव हुए थे, ट्रिब्यूनल का रिफॉर्म एक्ट था, उसने कहा कि गैर जरूरी है, जरूरत नहीं है। मतलब वो ये चाहते हैं कि इसके अंदर भी कॉलेजियम व्यवस्था जो है वो स्थापित रहे, ट्राइब्यूनल्स के अंदर भी दर्जनों ट्राइब्यूनल है, आप एनजीटी सुनते होंगे, सीएटी सुनते होंगे, और बहुत सारे हैं, एनसीएलटी, और ऐसे करके बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हैं जो स्पेसिफिक मैटर को देखते हैं कि मान लीजिए एनवायरमेंट के ऊपर हो गया, कंपनी के ऊपर, कंपनी का डिसोल्यूशन कैसे होगा उसके ऊपर हो गया, ऐसे करके कई सारे ट्रिब्यूनल्स हैं। अगर समझना है मेरा पिछला शो देख सकते हैं, मैंने उसमें बड़े अच्छे से उसके ऊपर बताया कि ये पूरा केस क्या था। अब सुप्रीम कोर्ट ने वो कानून ही रद्द कर दिया, संसद से पारित कानून रद्द कर दिया, और 2 जजेस ने करा है। अब यहां पर देखिए, इस
जजमेंट की वैधानिकता क्या है? आप संसद से पारित एक कानून को रद्द कर रहे हैं 2 जजेस से, वहां पर भी 5 चाहिए। वही तो सवाल पूछ रहा हूं बार बार। 2 जज कैसे तय कर सकते हैं कि संसद का कानून सही है कि गलत है? अगर आपको ये तय ही करना है तो 5 तो बिठाओ, 7 तो बिठाओ, मतलब नंबर ऑफ जजेस तो बढ़ाओ। और आप मन से कैंसिल कर देते हैं। ठीक है साहब, आज ये वाला कानून पसंद नहीं आया, कल वो वाला पसंद नहीं आया, परसों वो वाला नहीं आएगा, तो ऐसे तो साहब ये 2-2 जजेस बैठेंगे और काम खत्म होता चला जाएगा। और उसके बाद ये कहते हैं कि नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन बनाया जाए, जो ये तय करे कि ट्राइब्यूनल कैसे चलेंगे। बहुत अच्छा है साहब, बना लीजिए नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन। तो फिर तो एनजेसी भी आना चाहिए कि ये जस्टिस सिस्टम, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कैसे चलेगा। तो फिर एनजेसी में क्या दिक्कत है अगर नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन आ सकता है? तो अगर ट्राइब्यूनल कैसे चले उसके लिए एक कमीशन बन सकता है, तो ये जजेस कैसे काम करेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, उसके लिए क्यों दूसरा कमीशन नहीं आ सकता? तो फिर ये एनजेसी से झगड़ा क्यों है? मतलब भगत सिंह पैदा हो, मेरे घर में ना हो, दूसरे के हो। कानून फॉलो करें सब, बस मुझे एक सर्विस लेन दे दें जिससे मैं निकलता चला जाऊं, बाकी सब रेड लाइट पे खड़े रहें। ये अप्रोच तो सही नहीं है ना। अब दिक्कत क्या है, हम जैसे लोग सवाल पूछेंगे, एक लिमिट से ज्यादा कुछ बोलेंगे तो कंटेम्प्ट हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर अगर राष्ट्रपति महोदय यहां सवाल ना पूछती तो 2 जजेस ने तो कह दिया था कि भैया गवर्नर 3 महीने फाइनल। अब यहां पर भी अगर सरकार कोई सवाल नहीं पूछती और सरकार ऐसे मौन रह जाती है तो ये भी ऐसे ही चलता चला जाता। तो कहीं तो कोई एक चेक एंड बैलेंस हो। आपने सरकार पे तो बना दिया चेक एंड बैलेंस, जुडिशरी का, एग्जीक्यूटिव पे बना दिया कि सरकार नजर रखेगी अधिकारी कैसे काम कर रहा है। जजेस कैसे काम कर रहे हैं ये कौन देखेगा साहब? उसके लिए भी तो कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। उन्होंने अपने अंदर ही बना लिया और ऐसा बनाया कि जिसके घर से करोड़ों रुपए धू धू करके चल रहे हैं, बाहर कूड़े में पैसा मिल रहा है, उस जज से वो आप बंगला नहीं छुड़वा पा रहे दिल्ली का, वो कह रहा नहीं मैं इलाहाबाद गया हूं, मैं दिल्ली का नहीं छोड़ूंगा। उसको घर भेजना था, आपने इलाहाबाद भेज दिया। तो निश्चित तौर पर देखिए, जब मैकॉले था ना, उसने कहा था इस देश को अगर खत्म करना है अंग्रेजों के समय में तो 2 ही चीजों पे वार करना है, यहां की शिक्षा व्यवस्था और यहां की न्याय व्यवस्था। इन दोनों चीजों का समूल नाश कर दो और इस देश के ऊपर कब्जा कर लो। तो क्या न्याय व्यवस्था उसी दिशा में जा रही है? भैया आपकी प्रायोरिटी होनी यह चाहिए कि जो हजारों लोग बिना ट्रायल के कोर्ट जेल के अंदर पड़े हैं उनका फैसला करना है। आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। आप ये तो कह रहे हैं गवर्नर को 3 महीने में देना, 3 महीने में जवाब, 3 महीने में बताओ। और आपके यहां 30-30 साल से केस लटके हुए हैं, आप ये नहीं बता सके कि वो 30 साल से केस लटका हुआ है। एक व्यक्ति जिसकी मान लीजिए सजा 4 साल होनी है किसी केस में अधिकतम, वो 6 साल 7 साल से जेल में पड़ा है, उसकी क्या गलती है? आप उसके ऊपर कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन क्योंकि किसी बड़े वकील ने किसी बड़ी सरकार की, किसी पार्टी की बड़ी सरकार की आपके यहां दलील पेश कर दी, आपके यहां केस लगा दिया, तो आप ये तय करेंगे कि नहीं ये होना चाहिए। और जो जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई है ना, अगर ये केस कपिल सिब्बल और मनु सिंघवी लेके पहुंच जाए तो कोर्ट इस पे भी फैसला कर लेगी, लेकिन तब तक नहीं करेगी जब तक ये लोग नहीं पहुंचेंगे। ये स्थिति है। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, जो दिख रहा है वो कह रहा हूं। और मैं तो कह रहा हूं कोर्ट गलत साबित कर दे भैया, कोर्ट गलत साबित कर दे सबको, और कल से लग जाए इस कार्यक्रम में। हम सपोर्ट में खड़े हैं, जो सहयोग चाहिए जनता साथ देगी, क्योंकि इस सिस्टम से हर कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या खुद नहीं हुआ होगा तो परिवार में कोई ना कोई ऐसा होगा जो जुडिशियल सिस्टम में जो एक बार फंसा, कहते हैं ना डॉक्टर और वकील से भगवान बचाए। बस यही अपनी बात को खत्म करूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।